हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। यानी कि भारत में जो संविधान बना उसका क्या इतिहास रहा। जब हम इसके पृष्ठभूमि पे देखेंगे, जब इसकी कहाँ से विकास हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, तब हमें पता लगेगा कि भारत का संविधान और इतिहास के बारे में बहुत ही गहरा तालमेल है। कैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, और जब भी भारतीय अपने अधिकार के लिए मांग करते थे और कुछ आंदोलन करते थे, तो समय समय पर अंग्रेजों द्वारा कुछ न कुछ, कोई ना कोई एक एक्ट लाके और भारतीयों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारत का संविधान का जो इतिहास है, या भारत का जो संविधान है, वो अचानक से सामने नहीं आया, बल्कि ये एक बहुत बड़े कालक्रम का देन था। तो चलिए वन बाय वन स्लाइड पे देखते हैं कि इसके संवैधानिक इतिहास में क्या क्या भूमिका रही, संविधान, भारत के संविधान बनने में क्या क्या भूमिका रही और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो हम देखते हैं कि जब भी भारतीय अपने अधिकारों की मांग करते थे, तो अंग्रेजों द्वारा कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई अधिनियम, कोई ना कोई चार्टर लाके और उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की जाती थी। तो उस अलग अलग समय पे अलग अलग अधिनियम, अलग अलग एक्ट आए, तो उनके नाम भी अलग अलग हुए, जाहिर सी बात है। तो वन बाय वन देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं अधिकार पत्र। ठीक है, यानी कि चार्टर्ड एक्ट। ये वो एक्ट था जो कंपनी के लिए बनाया गया था, कंपनी के लिए फ्रेम किया गया था। शुरुआत होती है महारानी एलिजाबेथ के 1600 के राजलेख से, 1600 के चार्टर्ड एक्ट से, 1600 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट से। तो इस चार्टर्ड एक्ट में, इस अधिकार पत्र में जो है, दो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यही दो एक्ट ही आए थे, इससे पहले बहुत सारे और भी एक्ट आए थे। अच्छा, अधिकार पत्र इसलिए क्योंकि इस एक्ट में कंपनी को कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया था। यानी इस एक्ट में, इसमें जो भी एक्ट आए उसमें कंपनी की बात की गई थी और कंपनी के लिए कुछ ना कुछ अधिकार दिया गया था। दूसरा है 1726 ईस्वी का अधिकार पत्र। ऐसा नहीं है कि यही दोनों अधिकार पत्र थे, इसके अलावा बहुत सारे और भी एक्ट आए थे, लेकिन उस समय के इंपॉर्टेंसी की नजर से ये है। 1700 तक आते आते, 1726 के बाद से अब धीरे धीरे कंपनी में करप्शन बढ़ने लगे। तो ब्रिटेन चाहता था कि कंपनी को अपने नियंत्रण में लिया जाए और अपने हिसाब से उसको, अब धीरे धीरे कंपनी में करप्शन बढ़ता गया, तो ब्रिटेन चाहता था कि उसको अपने कंट्रोल में लिया जाए और अपने तरीके से उसको रेगुलेट किया जाए। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट आया, उसे नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन सा हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से है। तो एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहां से स्टार्ट होता है कंपनी को रेगुलेट करना। और एक है 1784 का एक्ट, फिर आता है 1793 का एक्ट, फिर उसके बाद 1813 का, नेक्स्ट है 1833 का एक्ट, फिर 1853 का एक्ट, फिर है 1858 का एक्ट। 1857 की क्रांति हो जाती है, उसके बाद ये अर्जेंट एक्ट लाया जाता है, 1858 का एक्ट। 1858 का एक्ट, ये लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट, लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट था और फर्स्ट गवर्निंग एक्ट था। उसके बाद जो एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,
या फिर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए क्योंकि अब जो है भारत का शासन चल रहा है, भारत के प्रशासन में ब्रिटेन का सीधा सीधा हस्तक्षेप है। और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए क्योंकि भारत का शासन चलाने के लिए एक भारत सचिव है और भारत सचिव का हेल्प करने के लिए एक भारत सचिव, उसके लिए काउंसिल बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कि अधिकार पत्र में हमने क्या देखा, जो भी अधिकार पत्र में चार्टर्ड एक्ट में जो एक्ट, अधिनियम, नियम वगैरह लाए गए, वो कंपनी को कुछ ना कुछ अधिकार दे रहे थे, कंपनी को इंपावर कर रही थी। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि अब कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा, यानी रेगुलेट किया जा रहा था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए क्योंकि यहां पे अब भारत का शासन चल रहा है। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए क्योंकि भारत का शासन चलाने के लिए एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई है ब्रिटिश क्राउन में, और उसकी सहायता के लिए उसके लिए एक काउंसिल दिया गया है, तो इसलिए काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। यानी इसमें जो भी एक्ट है वो कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा है इसमें से, और इसमें जो है अधिकार पत्र में, चार्टर्ड एक्ट में जो भी एक्ट आए गए वो कंपनी को कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए। जिस इसमें जो भी 1600 का जो है राजलेख था, 1726 का राजलेख था, इसमें भारत के शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन ये धीरे धीरे हस्तक्षेप बढ़ता गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आते आते सीधा सीधा भारत के प्रशासन में ब्रिटिश का आधिपत्य होने लगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं चार्टर्ड एक्ट के बारे में, यानी अधिकार पत्र के बारे में क्या था। तो यह कंपनी को अधिकार देने से जुड़ा था। भारत के प्रशासन में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, और एक 1599 ईस्वी में एक कंपनी बनाई गई ब्रिटेन में, वहां के व्यापारियों के द्वारा बनाई गई थी, और उस कंपनी का नाम था ब्रिटेन के व्यापारियों की कंपनी ईस्ट एशिया के व्यापार के लिए, यानी कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन फॉर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। आगे चल के 1833 ईस्वी में इसी कंपनी का नाम बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ जाता है। तो ध्यान देना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में नहीं आई थी, बल्कि उसका नाम अलग था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा है वो 1833 में पड़ा है। इसमें दो महत्वपूर्ण एक्ट आए थे, और एक तो था 1600 का चार्टर्ड एक्ट, या इसको राजलेख भी कहते हैं। तो 1600 का राजलेख, अगर हम राजलेख की भी बात करूं तो 1600 का राजलेख या 1726 का राजलेख या 1726 का चार्टर्ड एक्ट। तो वन बाय वन देखते हैं क्या था। देखिए, 1600 का जो राजलेख था उसमें जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, वो कंपनी को 14 वर्षों तक व्यापार करने के लिए छूट दे देती है। और इस कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो डायरेक्टर्स थे, जिन जो शेयर होल्डर थे वो डायरेक्टर थे, और इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। 1726 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें क्या था और क्या प्रावधान किया गया था, आपको पता है कि 1726 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में बहुत सारी फैक्ट्रियां बना ली थी, और ये फैक्ट्रियां बना के उनकी किलाबंदी भी कर ली थी। और जब ये किलाबंदी कर ली, सपोज ये फैक्ट्री बन गई और यहां से इसकी किलाबंदी भी कर दिया, यानी किले भी बना लिए, किलेबंदी भी कर लिए, और इस किले को कहा जाता है फोर्ट। तो तमाम फोर्ट के नाम भी सुने होंगे। अगर ये फोर्ट बन गया तो इसका प्रशासन भी होगा, तो इसमें जो है एक गवर्नर प्रशासन करने लगा, यानी जो किलेबंदी कर ली तो उसका प्रशासन गवर्नर के द्वारा किया जाने लगा।
और जो गवर्नर इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा प्रशासित होता था, जो इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से यानी कंपनी में जो पैसा लगाए थे उनके द्वारा वो प्रशासित होता था। और अब हर बात धीरे धीरे जो गवर्नर था उसके कामकाज बढ़ते गए और हर बात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से नहीं पूछ सकता था, इसलिए 1726 में गवर्नर को यह अधिकार दे दिया गया कि फैक्ट्री से संबंधित या फैक्ट्री के प्रशासन से संबंधित कुछ भी जो नियम कानून होंगे वो बना सकता है। ऐसा 1726 के चार्टर्ड एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर होगा वो कंपनी से जुड़े प्रशासन या कंपनी की प्रशासन से जुड़े नियम कानून बना सकता है। हमने देखा कि जो 1600 का राजलेख था वो कहीं ना कहीं कंपनी के नियम और कानून से जुड़े थे, कंपनी के लिए कुछ ना कुछ शर्तें नियम और कानून थे। लेकिन जो 1726 का राजलेख था वो कंपनी को इंपावर कर रहा था, उसकी शक्ति बढ़ा रहा था, उसको एक कुछ ना कुछ एम्पावर कर रहा था। ठीक है, अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पे। तो रेगुलेटिंग एक्ट हमने बताया है कि क्या था रेगुलेटिंग एक्ट। धीरे धीरे कंपनी में करप्शन बढ़ते गए, तो ब्रिटेन चाहती थी कि कंपनी को अपने हिसाब से रेगुलेट किया जाए, तो वहां से रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इसमें देखिए जो एक्ट पढ़ेंगे उसको 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला तो उसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, फिर उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे उस एक्ट में, और उस एक्ट का क्या इंपैक्ट रहा, क्या उसका प्रभाव रहा। तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि को समझने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हो सकता है कि ये जरूरत क्या पड़ी इसको लाने की, क्यों इसको लाया गया। तो आपको मालूम है कि 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन शुरू होने के कारण अब कंपनी में धीरे धीरे भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जिसके वजह से भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से अब क्या होता है, ब्रिटेन में इंग्लैंड में रिवेन्यू लॉस होता है, यानी राजस्व घाटा होने लगता है, जो रिवेन्यू है वो लॉस होने लगता है। और उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे, तो उन्होंने वो चाहते थे कि कंपनी पे नियंत्रण रखा जाए, कंपनी को रेगुलेट किया जाए, अपने हिसाब से कंपनी को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई, एक समिति बुलाई, और इस मीटिंग में, इस समिति में के सिफारिशों पर जो एक्ट लाया गया उसका नाम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। ठीक है, और यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो ये तो रहा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि। अब देख लेते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या रहे। तो प्रावधान पे अगर हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो सबसे पहले जो प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का, अभी हमने बताया था कि उस कंपनी में करप्शन शुरू हो गए थे। करप्शन किस लिए शुरू हो गया था, क्योंकि अलग अलग प्रेसिडेंसीज में, अलग अलग स्टेट में उनके गवर्नर हुआ करते थे और वो अपने तरीके से कंपनी को रेगुलेट करते थे। तो ब्रिटेन अब चाहती थी कि किसी न किसी एक पर्सन को सत्ता सौंपी जाए, यानी सत्ता को वो केंद्रीकरण करना चाहती थी। तो इस संदर्भ में बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो अदर स्टेट के जो दूसरे गवर्नर हुआ करते थे उसको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, उसका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। और जो दूसरे स्टेट के गवर्नर थे उन्हें सैन्य और वित्त संबंधी, यानी सैन्य और वित्त संबंधी जो निर्णय होंगे
उसमें गवर्नर जनरल का अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं इनके शक्तियों को छीण किया जा रहा था। इस तरह से पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ और लास्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग हुआ। यानी लास्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग हुआ और फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, अब जो है गवर्नर जनरल का कामकाज बढ़ जाता है तो इसकी सहायता के लिए एक काउंसिल बनाई जाती है, एक कार्यकारी परिषद बनाया जाता है जो गवर्नर जनरल का हेल्प करेंगे। इस कार्यकारी परिषद में, इस काउंसिल में 4 मेंबर थे। यानी एक तो था फ्रांसिस, बोरवेल, क्लेवरिंग और मोन्सेराट। ये 4 पर्सन थे जो गवर्नर जनरल के जो परिषद बनाए गए थे, काउंसिल बनाए थे, उनके मेंबर थे। इसी के संदर्भ में एक और प्रावधान किया गया कि न्यायपालिका यहां सामने आता है और कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का प्रावधान किया जाता है। और पहले, इस लिहाज से पहले जो जज होते हैं सर एलिजा इम्पे, और ये प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था और 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया भी जाता है, उच्चतम न्यायालय बना भी दिया जाता है कोलकाता में। यानी अब यहां इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट, जिसे प्रीवी काउंसिल कहते हैं, जो इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट है उसे प्रीवी काउंसिल कहते हैं, वहां अपील हो सकती है। हमने बताया कि कंपनी में क्या होने लगा था, भ्रष्टाचार होने लगा था। तो उसे रोकने के लिए क्या किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं अब वो किसी तरीके का दान या उपहार नहीं ले सकते हैं, या किसी से रिश्वत भी, इसमें एक प्रावधान था कि रिश्वत भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और बिना लाइसेंस के आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान। ये सब करप्शन को रोकने के लिए किया गया था। अब इसके इंपैक्ट क्या रहे? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया था, उसके इंपैक्ट या प्रभाव क्या रहे? तो इस संदर्भ में पहला जो इंपैक्ट देखने को मिलता है, जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो अदर स्टेट के जो गवर्नर हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट बना दिए गए। यानी उनको इनके सहायक इनके अधीन बना दिए गए। और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सत्ता का केंद्रीकरण किया जा रहा है, कि सत्ता जो है बिखर के न रह के एक सेंटर में रहे, सत्ता का केंद्रीकरण किया जा रहा है। यानी कहने का ये मतलब है कि अब केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत की जा रही है। यानी क्या किया जा रहा है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में अब केंद्रीय जो है प्रशासन की शुरुआत की जा रही है। यहीं पे एक चीज और समझना कि अगर मैं, भारत में अभी सेंट्रलाइज हो रहा है शासन, तो एक चीज समझना कि अगर ये किसके पास प्रशासन का सर्वे सर्वा है, यानी गवर्नर जनरल, और उसकी जो काउंसिल थी, यानी उसके जो काउंसिल थी, काउंसिल मतलब उसके जो परिषद थे। तो अगर मैं गवर्नर जनरल को प्राइम मिनिस्टर मान लूं, यानी पीएम मान लूं, और उसके जो काउंसिल थे उसको मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लो, तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब कार्यपालिका। तो इस बात को समझना,
यानी कहने का ये मतलब है कि इस एक्ट से ही भारत में कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद का उदय होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। यानी इस एक्ट से ही भारत में कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद का उदय होता है और इसी एक्ट से भारत में न्यायपालिका का भी उदय होता है, क्योंकि हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट एक हमने बनाया था कोलकाता में और पहले जज उसके एलिजा इम्पे थे। ठीक है, इस एक्ट से ही ब्रिटेन के जो सांसद थे, क्राउन थी, ब्रिटेन का सांसद का भारत के शासन में हस्तक्षेप शुरू हो गया और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला लिखित संविधान, एक लिखित दस्तावेज था, इसलिए इसको संविधान विकास भी कहते हैं। अब इस एक्ट में कुछ खामियां थी और जिसको पूरा करने की कोशिश किया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। तो इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा जो इसमें खामियां को पूरा करने का। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।